हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि रुपी डॉलर के मुकाबले इतना गिरता क्यों जा रहा है। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, द प्रिंट का आर्टिकल है ये, जिसमें ये पब्लिश हुआ है कि रुपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो एज डॉलर स्ट्रेंथ डेंथ रिस्क मोड। तो डॉलर के मुकाबले रुपी जो है वो और कमज़ोर हो गया है, और जो लास्ट इसमें रिकॉर्ड किया गया था वो 77.4337 मंडे यानी कि कल किया गया था। और इसको लेके ऑपोजिशन काफ़ी आक्रामक हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, जो भारत सरकार है उसके ऊपर। राहुल गांधी का बयान आ गया है कि इकोनॉमी पे फोकस कीजिए, हेडलाइन बनाने में नहीं, ऐसा इन्होंने बयान दिया है। और बाकी की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसको लेकर काफ़ी सरकार को घेरने के मूड में हैं। तो दरअसल हुआ क्या है, ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। द इंडियन रुपी फेल टू अ रिकॉर्ड लो एज डॉलर स्ट्रेंथ डेंटेड डिमांड फॉर रिस्कर riskier assets and foreigners continue to dump the nation's stock। तो क्योंकि ये सारा सब कुछ हुआ है यूएस में, जो यील्ड्स होती हैं, बॉन्ड यील्ड्स होती हैं, उसमें बेसिकली यूएस का जो बैंक होता है, रिजर्व बैंक जो यूएस का है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोगों ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना नहीं चाहता है बैंक्स को। और मोस्टली यूएस में ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वहाँ लोग लोन पे पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर लोकल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट हो गई। तो अब यहाँ से पैसा निकाल लिया है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है डॉलर की सप्लाई कम हो गई है। तो डिमांड और सप्लाई का खेल आप सबको पता ही है। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, लेकिन अगर उसकी सप्लाई कम होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो करेंसी या वो जो भी चीज़ होती है वो महंगी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। उसके बदले में आपको ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज देना पड़ता है। वही यहाँ पर हो रहा है। यूएस डॉलर एक बार फिर से मजबूत हो गया है। रुपी जो है वो मार्केट में ज़्यादा होने की वजह से रुपी की जो वैल्यू है उसमें कमी आ गई है मंडे को, और वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। एक डॉलर के मुकाबले अब 76 से 77 रुपए तक पहुंच गया है, और उसको भी क्रॉस करने वाला है। इट इज़ क्लियरली अबाउट डॉलर स्ट्रेंथ एज वेल एज अ फंक्शन ऑफ ऑयल। आशीष वैद्य, हेड ऑफ ट्रेजरी एंड मार्केट्स एट डीबीएस बैंक लिमिटेड इन मुंबई, said as far as oil is buoyant, द रूपी विल कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। क्योंकि इंडिया को क्रूड ऑयल भी खरीदना पड़ता है काफ़ी बड़ी मात्रा में। उसकी भी एक वजह है कि उनका जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बाहर जा रहा है। और क्रूड ऑयल के रेट्स भी इस वक्त आसमान छू रहे हैं, आप सबको पता ही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक तो बॉन्ड यील्ड्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, उसके ऊपर से जो पिछले बॉन्ड्स हैं उनकी पेमेंट, और अभी क्रूड ऑयल, तो एक तरह से सब तरफ से, चारों तरफ से भारत की इकोनॉमी को मार पड़ रही है, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। द मूव्स में exacerbate worries about outflow after foreign funds pulled a record 17.7 billion from Indian equities this year, with surging inflation and the prospect of aggressive monetary tightening rolling global markets. A surprise rate hike by India's central bank hasn't been able to stem the rupee's decline, as a widening current account deficit amplifies concerns। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक था उसने भी कोशिश करी, आरबीआई ने भी पॉलिसी लाया, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, ताकि लोग जो है वो लोन कम ले। मार्केट में जो आउटफ्लो हो गया है कैश का, इंडियन रुपी का, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। लोगों के पास जो पैसा की काफ़ी सर्कुलेशन हो गई है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और ये अ, जो असर है ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया की सारी शेयर मार्केट्स पे पड़ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ रहा है। और सब जगह महंगाई जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया की ही शेयर मार्केट में ये लॉस देखा जा रहा है, गिरावट देखी जा रही है, सब जगह हो रहा है ये। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि डॉलर जब जब मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो तब तब ऐसा देखने को मिलता है। इंडिया रिलाइज ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट अबाउट 80% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स। तो इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये और ज़्यादा आगे इन फ्यूचर बढ़ सकती है। आरबीआई हैज़ बीन यूजिंग इट्स फॉरेन रिजर्व टू स्टीम द करेंसीज लॉसेस। लेटेस्ट डाटा शोड दैट द रिजर्व पाइल हैड ड्रॉप्ड बिलो 600 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर। तो पिछले एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 600 बिलियन डॉलर से नीचे खिसक गया है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जिसकी कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा हो रही थी कि 600 बिलियन पार कर गया है, और काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनाई गई थी उस वक्त पर। लेकिन अब हुआ क्या है कि उस फॉरेन रिजर्व में भी कमी आ गई है, तकरीबन 45 बिलियन के आसपास। और
जैसा कि आप इस आर्टिकल ये न्यूज़ में देख सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले फिस्कल मंथ में 2023 में जो है 20.07 बिलियन हो सकता है ये और 30% तक का इसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले। इंडिया रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स in April in comparison to last year. However, the merchandise exports and imports fell month on month. तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा, जो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के तहत काफ़ी ज़ोर शोर से कैंपेन किया गया था कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन उससे ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया है। तो जितना हम बाहर भेज रहे हैं उससे ज़्यादा हम खरीद रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्यूट रेटिंग्स द cumulative trade deficit for 21-22 has widened to more than a decade high 192 बिलियन। मतलब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 192 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट हो गया है हमारा। तो इसको कवर अप करने के लिए जाहिर सी बात है आने वाले समय में हो सकता है फॉरेक्स रिजर्व और कम हो जाए। 2012-13 में ये ट्रेड डेफिसिट जो था अपने पीक पर था 190 बिलियन डॉलर। और given the higher crude price acute rating expected the trade deficit to widen further। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व्स मॉनेटरी पॉलिसी काफी सख्त हो गई है, काफी टाइट हो गई है। मेजर्स टू कंटिन्यू पुट प्रेशर ऑन इंडियाज करंट अकाउंट एंड ऑन रुपीज वैल्यू। Barclays says it expects the trade deficit to widen to 250 billion in financial year 2023, which would be the largest goods trade deficit on record. Kotak Institutional Equities expect the rupee to remain under pressure this year। मतलब आने वाले समय में जल्दी रुपए को मजबूती वाली राहत नहीं मिलने वाली और जो ये ट्रेड डेफिसिट है वो 250 बिलियन तक जा सकता है। आप सोच के देखिए 600 बिलियन का हमारा रिजर्व है और अगर उसमें से 250 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होगा जिसमें से 45 तो अभी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो लगभग लगभग हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आधा रह जाएगा। और फॉरेक्स रिजर्व जब किसी भी देश का खत्म होता है या कम होता है तो फिर क्या होता है वो आपने देख ही लिया है श्रीलंका के साथ क्या हुआ उसके रूप में। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हो सकता है? तो जो मेजर हमारा इंपोर्ट है वो होता है क्रूड ऑयल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल्स डबल्स टू 119 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो मतलब इस साल अगर 119 बिलियन का ये क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होगा तो 192 बिलियन डॉलर में से 119 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट की वजह से ही है। तो अगर हम कोई ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ढूंढ लें, ऑल्टरनेट फ्यूल ढूंढ लें या कुछ ऐसा हम तरीका अपनाएं, या तो सब लोग इंडिया के जितने भी हैं वो बैटरी पर शिफ्ट हो जाएं, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम क्रूड ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं, एकदम से तो नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि अगर आने वाले कुछ सालों में ये ट्रेड जो ये क्रूड पे हमारी डिपेंडेंसी है, हम इतना 100 बिलियन से ज्यादा का क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, अगर ये खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो आप सोचिए हमारे देश के 100 बिलियन डॉलर तो सीधे सीधे बच जाएंगे बाहर जाने से। ठीक है, तो कितना बड़ा वो सेव होगा। तो उसकी तरफ सरकार को कदम उठाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि इसमें बहुत तेजी से काम करना चाहिए। अब यहाँ पर इंडियन रुपी जो है फॉल टू ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर ऑन मंडे। वाई, ऐसा हुआ क्यों? तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यूएस फेड रेट हाइक एंड इन्फ्लेशन, द राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स in the US are one of the major reasons for this. This is happening as inflation has breached multi-decade levels. The value of the dollar is also rising owing to the rate hike by the Federal Reserve, and it is expected to go up further in the coming days। तो यूएस में भी बहुत भारी मात्रा में इन्फ्लेशन चल रही है जिसकी वजह से यूएस के बैंक्स को, फेडरल रिजर्व को ये कदम उठाना पड़ा। उसके बाद द फेडरल रिजर्व इन यूएसए हाइक द स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट बाय 50 पॉइंट्स एंड हिंटेड एट मोर रेट इंक्रीज टू गाइड हाई इन्फ्लेशन रेट्स। तो आने वाले समय में हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो इसको और बढ़ा दें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव टू हाइक द इंटरेस्ट रेट लास्ट वीक वाज टू स्ट्रेंथन द रूपी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कदम उठाया था विद अ ब्रॉडर रेट डिफरेंस विद द यूएस। स्टिल डीलर्स बिलीव दैट इट कुड आल्सो रिजल्ट इन अ स्टॉक मार्केट सेल ऑफ ड्यू टू प्रेशर ऑन द वीकनिंग रूपी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने सारे शेयर्स स्टॉक मार्केट में जो भी उनकी होल्डिंग्स थी उसे बेची, जिसकी वजह से जो काफी लगातार गिरावट चल रही है शेयर मार्केट में वो देखी गई और आने वाले टाइम में हो सकता है ये कंटिन्यू रहे।
फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कोविड इन चाइना। चाइना हैज द मैक्सिमम फॉरेक्स इन द होल वर्ल्ड। इट्स फॉरेक्स रिजर्व are large than India's GDP. With China's zero COVID policy, the major cities of the country are under strict lockdown. This has led to difficulty for a lot of companies in India dealing directly with their neighbor. तो इन्होंने कंप्लीटली लॉकडाउन लगा रखा है जिसकी वजह से सारा जो बिजनेस है वो बंद पड़ चुका है अभी। और चाइना के पास क्यों है फॉरेक्स रिजर्व, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ जो चीप लेबर है, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करने की कोशिश की जा रही है। कंपनियों को बोला जा रहा है, जितनी भी एमएनसीज हैं, विदेशी कंपनियां हैं, कि भैया आप आइए भारत में निर्माण कीजिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कीजिए, यहाँ आइए, ताकि वैसी ही एक परिस्थिति में इंडिया भी पहुंच सके। उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स इन इंडिया, चौथा पॉइंट है इन इंडिया द वैल्यू ऑफ द रूपी डेप्रिशिएटिंग ड्यू टू मैसिव सेलिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर द 7 मंथ्स दे हैव बीन द नेक्स्ट सेलर्स इन द इंडियन मार्केट। तो पिछले 7 महीनों से लगातार वो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं, होल्डिंग्स क्लियर कर रहे हैं, चाहे वो बढ़े या ना बढ़े, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको बस अपना पैसा निकालना है, कैश निकालना है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर ज़रूरत है। दिस हैज़ पुल्ड द मार्केट्स डाउन, ऑल्सो द रेट हाइक बाय आरबीआई व्हिच मे बी डन अगेन नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने भी ऐसा हो सकता है, हैज़ ऑल्सो मेड थिंग्स वर्स फॉर द मार्केट्स। तो उसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ा फ़ियर जो है इन्वेस्टर्स के अंदर बना हुआ है कि इन अ नोट टू इन्वेस्टर्स, एडलविस वेल्थ रिसर्च सेड दैट अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट एंड इंक्रीज आउटफ्लो कुड प्रेशर द रूपी फर्दर विद द फेडरल रिजर्व्स मूव टू रेज इंटरेस्ट रेट। तो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बना हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर जो है इंडियन रुपी के ऊपर और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये कहना है एडलविल्स वेल्थ रिसर्च का। उस इट कुड लीड टू अ सडन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल एज रिपोर्टेड बाय मनी कंट्रोल। तो अचानक से आउटफ्लो हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का अपना पैसा निकाल सकते हैं और निकाल भी रहे हैं। द रूपी हैज worsened since the ongoing Russia Ukraine crisis as it has resulted in higher crude oil price for a steady 3 months due to supply disruption. There is also a fear of fluctuation in the growth in Asian markets as Shanghai has made its COVID lockdown stricter, which has impacted investor behavior concerning stocks. तो चाइना का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया, काफ़ी सारी सिटीज़ में लॉकडाउन लगा दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि पैसा कब फंस जाए, तो इट इज़ बेटर कि आप अपना पैसा निकाल लें। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने से अच्छा है, कोई भी नहीं करना चाहता, इंडिया में भी नहीं करना चाहते लोग। जब अगर आपको लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा तो आप जाहिर सी बात है खर्चे कम करेंगे, और यही इन्फ्लेशन रोकने का एक तरीका जो है सबसे बेस्ट होता है कि जब खर्चे कम करने हो, लोगों को हाथ में पैसा रोकना हो, तो सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है लोन के ऊपर, यील्ड बॉन्ड के ऊपर, ताकि लोग कम खर्चा करें, पैसे बचा के रखें, मार्केट में इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो ये एक तरीका अपनाया जाता है। हाउ डज़ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द रूपी हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अस? हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये? भई देखिए, इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएँगे लेकिन एक्सपोर्ट्स उससे भी ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है, आप कुछ खरीदेंगे तो आपको वो चीज़ सस्ती मिलेगी बाहर के देशों से। इम्पोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, जब आप अपना सामान भेजेंगे, तो अगर यूएस डॉलर में कोई पेमेंट कर रहा है, तो पहले जो आप वो $1 में अगर आपसे एक एप्पल खरीद रहा था, तो अब आपको $1 के बदले हो सकता है 2 एप्पल देने पड़े, 3 एप्पल देने पड़े। ये एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, ज्यादा सामान देना पड़ेगा आपको कम पैसे के बदले। स्टडिंग एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड गेट्स कॉस्टलियर। तो जाहिर सी बात है कि पहले वहाँ जो फीस थी, अब जब इंडियन रुपी आपका कमज़ोर होगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। पहले अगर 50,000 था तो 1 लाख, मतलब 1 लाख तो नहीं होगा, 60-70 हज़ार के आसपास हो जाएगा। फिर ट्रैवलिंग टिकट्स महंगी हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। मे रेज इन इन्फ्लेशन इन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। मुझे समझ नहीं आता इससे ज़्यादा क्या महंगाई बढ़ेगी। 300 रुपये किलो नींबू बिक रहे थे एक टाइम पर, अभी भी शायद कुछ उसके आसपास ही हैं। अब इससे ज़्यादा महंगाई क्या ही होगी। तो खैर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर पैसा डालेंगे मार्केट में, कैश आएगा, पैसा आएगा, यूएस डॉलर ज़्यादा मतलब अब रिजर्व एक तरीके से बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक ये भी खबर है, आर्टिकल है कि भाई जो आईएमएफ है, उन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 8.2% कर दिया फ्रॉम 9%। पहले इन्होंने कहा था कि 9% की दर से ग्रोथ होगी, लेकिन अब इन्होंने उसमें से 0.8% उड़ा दिया है, कम कर दिया है। आईएमएफ का मानना है कि भाई थोड़ा-सा टाइम लगेगा ग्रोथ होने में। इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2% इन द करंट फिस्कल ईयर, शार्पली स्लोअर देन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स अर्लियर फोरकास्ट ऑफ 9%। तो पहले 9% था, अभी कम कर दिया है। द इम्पैक्ट ऑफ रशियाज़ इन्वेजन ऑफ वेट्स हेवी लीप ऑन प्राइस एंड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, जिसकी वजह से रशिया ने जो इन्वेजन कर रखा है उसकी वजह से सप्लाई चेन पर बहुत डिसरप्शन हो चुका है।
In its latest World Economic Outlook report, the IMF forecast India's economy to grow by 6.9% in 23-24. The latest GDP growth forecast for India is still higher than the Reserve Bank of India. तो जितनी रिजर्व बैंक ने कही थी उससे अभी भी ज़्यादा है. सेंट्रल बैंक हैड अर्लियर lowered the growth estimate from 7.8% से ज़्यादा सेंट्रल बैंक ने कर दिया था, citing the impact of the war in the Ukraine and breakdown of supply chain. Supply chain का breakdown होने की वजह से इसको और कम कर दिया गया था. The finance minister had earlier estimated the economy to grow in the 8 to 8.5% range in 2022-23. फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा मानना है कि इस रेंज से आगे बढ़ेगी. और यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि भाई कितना इम्पैक्ट पड़ेगा. आईएमएफ की ग्रोथ एस्टिमेट क्या है वर्ल्ड के लिए. यूएस के लिए 3.7 है, यूके के लिए 3.7 है, जर्मनी के लिए 2.1 है और लगभग सेम ही है. तो इसमें देखेंगे आप रशिया का माइनस में है क्योंकि रशिया की करेंसी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है. वॉर की वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर है. हालांकि उन्होंने जो कुछ पीछे हथकंडे अपनाए थे उसकी वजह से कि भाई हम रूबल में ट्रेड करेंगे और उसकी वजह से थोड़ा बहुत संभलने में आ गई थी करेंसी. बट अभी इनकी जो ग्रोथ है वो माइनस में रहेगी. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिख रही है वो इंडिया की दिख रही है 8.2% से. और जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनके लिए इंडिया एक बहुत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी रही है आने वाले टाइम में. और इस आर्टिकल में आप जैसा कि देख सकते हैं ये बात कंफर्म होती है कि इंडिया जीडीपी टू हिट 5 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 29. रुपी एट 94 डॉलर सजेस्ट आईएमएफ डेटा. तो आईएमएफ का ये भी एक डेटा है कि भाई जीडीपी तो आपकी 5 ट्रिलियन हो जाएगी 2029 तक, लेकिन रुपी उस मतलब 94 के आसपास पहुंच जाएगा और हो सकता है 100 भी पहुंच जाए. जैसे पेट्रोल के रेट 100 पार कर चुके हैं को तो कोई आशंका नहीं होगी कि अगर इंडियन रुपी भी डॉलर के मुकाबले 100 क्रॉस कर जाए. According to the data from the IMF World Economic Outlook database updated the last month, India's nominal GDP is seen rising to 4.92 trillion in financial year 28. As such, it will only be in the following year or 29 that the GDP will cross the 5 trillion mark. तो 28 2028 तक का उम्मीद है, लेकिन जो इनके ताज़ा आंकड़े और रिसर्च बता रही है कि भाई 2029 तक का टाइम लग सकता है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने पहले ये इंडिकेट कर दिया था कि गवर्नमेंट का टारगेट है इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन 2025 तक हो जाए, लेकिन इसमें कुछ 1-2 सालों की देरी हो सकती है, ऐसा कहना है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन का, जो करंटली फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द 2022 बजट उसको फॉलो करने के बाद इन्होंने अपना ये कमेंट दिया था. द आईएमएफ फोरकास्ट अज्यूम अ स्टेडी डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट द ग्रीन बैक एवरी ईयर. तो इनका मानना है कि भाई आगे आने वाले कुछ सालों तक लगातार जो है इसमें भारी गिरावट हो सकती है. और यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं ईयर वाइज इन्होंने बताया है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 22 में कितनी जीडीपी रहेगी इंडिया की और डॉलर के मुकाबले रुपी कैसा रहेगा. तो 22 में 77.7 है और उसके बाद 23 में 81.5 है, 24 में 84.4 है, फाइनेंशियल ईयर 25 में 87 है, फाइनेंशियल ईयर 26 में 89.4 है, फाइनेंशियल ईयर 27 में 91.8 है और फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो इंडियन रुपी है डॉलर के मुकाबले वो 94.4% तक हो जाएगा. और आपकी जो जीडीपी है वो 4.92 ट्रिलियन तक होने की उम्मीद है. तो ग्रोथ रेट जो रहेगा रियल जीडीपी में वो इंडिया का 2028 तक 6.2% तक होगा, जो अभी 8.9 और 8.2% जो अभी बताया है कि ये ग्रोथ रेट अभी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आने वाले साल आएंगे तो ग्रोथ रेट कम होता जाएगा और रुपी की वैल्यू भी कम होती जाएगी डॉलर के मुकाबले. हालांकि आपकी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी. अब रुपी जो है वो हिटिंग न्यू ऑल टाइम लो सिग्नल्स मोर फॉरेक्स रिजर्व इरोजन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसी तरह से रुपए कमजोर होता रहा तो उसको रिकवरी करने के लिए आरबीआई को डॉलर मार्केट में निकालना पड़ेगा और अपना खुद का रुपी जो है खरीदना पड़ेगा, सर्कुलेशन कम करनी पड़ेगी. ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट ओवर 6400 करोड़ 6400 करोड़ रुपए जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स निकाल चुके हैं इंडियन इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट से मई के सिर्फ पहले 4 सेशंस के अंदर ही. आफ्टर रिमेनिंग नेट सेलर फॉर 7 मंथ्स, लगातार बिकवाली हो रही है पिछले 7 महीने से. और इस साल 2022 के अंदर आते आते लगभग 1,65,000 करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट से निकल चुके हैं, जबकि डोमेस्टिक रिटेलर इन्वेस्टर हैव कवर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सोडस. तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की है मार्केट को इन्वेस्ट करके पैसा डाल के, लेकिन वो उतनी हेल्प नहीं कर पा रहा है कि फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व जो है उसकी इक्वेशन के बराबर वो हो जाए आउटफ्लो मनी का. तो ये सारी वीडियो रही कि भाई इंडियन करेंसी की क्या हालत है अभी, ऑपोजिशन क्या बोल रही है, करंटली मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों ये
इन्फ्लेशन हुई और रुपी कमज़ोर हुआ, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल तरीका है, एक्सपोर्ट बढ़ा दो, इम्पोर्ट घटा दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदेंगे, ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कीजिए, इन मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदिए, इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जीज़ पर शिफ्ट कीजिए। यही तरीका है। सरकार अपना काम कर रही है, हमें भी एज़ अ सिटिज़न अपना काम करना चाहिए। कोशिश कीजिए भारत हम अपने देश को सहयोग करें, अपनी सरकार को सहयोग करें। सबको मिलकर आगे बढ़ना है तभी कुछ होगा। तो इस वीडियो से आपको आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हर हर एस्पेक्ट्स के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, कवर करना ज़रूरी थे। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं हम, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।